Hello friends, welcome back to my YouTube channel Self Study. Hope so you all are doing well and enjoying the best of your health. So in today's lecture I will tell you about enzymes. I will tell you the brief chemistry of the enzyme and give you the introduction of enzyme, structure of enzyme, then tell you the active site of enzyme, cofactors, and then I will tell you the inorganic and organic cofactors. So video, watch my full video for better understanding of the enzyme. So let's start enzyme chemistry. Chemistry of enzyme. Firstly, I will tell you the introduction of enzyme. Enzymes क्या होते हैं? Enzymes are biological catalysts that speed up the rate of biochemical reactions. अब यहाँ पे इस पॉइंट में जो मेन आपको समझना है वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल वो रिएक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स का काम करते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में, इसके अलावा रेस्पिरेशन हम करते हैं, तो ये जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं ये सब एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। एक सर्टेन एंजाइम जो होता है ना, वो एक सर्टेन रिएक्शन को कैटलाइज करता है। हर रिएक्शंस के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम को हम इस सेंस में कहते हैं कि एंजाइम हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको जल्दी करवाता है, उनको फास्ट करवाता है। क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी में हमारी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको लो करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होता है हमारी बॉडी में वो जल्दी परफॉर्म हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम हमारी बॉडी में रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जल्दी उसको फिनिश अप कर लेते हैं एंजाइम्स। तो इस सेंस में हमने कहा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर होगी कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये है कि मोस्ट एंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और वो प्रोटीन्स होती हैं टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। तो ये आपको याद करना है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है इंट्रोडक्शन में वो है सम स्पेशल आरएनए स्पीशीज़ आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। हमारी बॉडी में आरएनए होते हैं जिसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो हमारी सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के कुछ स्पीशी जो होती हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड की, वो एज एन एंजाइम वर्क करती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि वो राइबोजाइम्स होते हैं, क्योंकि वो डेरिवेटिव्स ऑफ आरएनए होते हैं और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज एन एंजाइम, तो उसको राइबोजाइम्स कहते हैं। और राइबोजाइम्स का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हैमर हेड राइबोजाइम। ये जो है वो राइबोजाइम का एग्जांपल है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। स्ट्रक्चर में जो एंजाइम का फर्स्ट हिस्सा होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट कंबाइन होता है एंजाइम के साथ, उसको कहते हैं कि वो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ द रीजन दैट बाइंड्स सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट जो एंजाइम का होता है उसमें क्या लगता है, उसमें सबस्ट्रेट कंबाइन होता है या सबस्ट्रेट बाइंड होता है। सबस्ट्रेट के अलावा कोफैक्टर्स भी बाइंड होते हैं एक्टिव साइट पे, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी बाइंड होते हैं। और एक्टिव साइट क्या होता है, इसमें सर्टेन रेजिड्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट को बाइंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं एक्टिव साइट पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट पे आपको ये याद रखना है कि हमेशा सबस्ट्रेट जो होता है वो कंबाइन होता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइम। अब एंजाइम जो होता है पूरा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% एक्टिव साइट जो है वो एरिया ऑक्यूपाई करता है एंजाइम में। एक्टिव साइट इज़ अ स्पेसिफिक शेप ड्यू टू द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
अब यहाँ पे ये बात आपको याद करनी है कि एक्टिव साइट का एक स्पेसिफिक शेप होता है, और वो स्पेसिफिक शेप इस वजह से होता है क्योंकि जो प्रोटीन होती है उसकी, जैसे एंजाइम प्रोटीनियस होता है, एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो प्रोटीन क्या होती है एंजाइम के अंदर, वो टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को की होती है। तो इस प्रोटीन की वजह से जो एक्टिव साइट है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। A change in the shape of protein affects the shape of the active site and function of the enzyme. अगर प्रोटीन में कोई चेंजिंग आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो अगर एंजाइम में कोई चेंजिंग आ जाती है तो वो अफेक्ट करती है एक्टिव साइट को भी, इसके अलावा एंजाइम के फंक्शन को भी अफेक्ट करती है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा एंजाइम का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्टिव साइट। अब मैंने आपको पहले समझाया था कि एंजाइम की जो कैटालाइटिक साइट होती है या बाइंडिंग साइट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट जो होता है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, ये हमने पहले पढ़ा है। अब यहाँ पे देखें कि एक्टिव साइट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बाइंडिंग साइट एंड कैटालाइटिक साइट। एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू बाइंडिंग साइट एंड कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट पे, उसको हम कहते हैं कि वो बाइंडिंग साइट है। इट चूजेस द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स इट टू एक्टिव साइट। अब कैटालाइटिक साइट वो साइट होती है जहाँ पे जो सबस्ट्रेट आया है वो कैटालाइसिस परफॉर्म करेगा, एंजाइम उसको कैटालाइट करेगा, कैटालाइसिस परफॉर्म करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी एक्शन परफॉर्म करेगा एंजाइम अपना। तो इसको हम कहेंगे कि वो कैटालाइटिक साइट है एंजाइम की। तो इट परफॉर्म्स द कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। इसके बाद है जो हमारा टॉपिक वो है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर इज़ द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब हमने पढ़ा था कि एंजाइम में सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं, सबस्ट्रेट के अलावा कोफैक्टर्स भी बाइंड होते हैं एक्टिव साइट पे, और हमने पढ़ा था कि वहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी लगते हैं एक्टिव साइट पे। तो सबस्ट्रेट का तो आपको पता है। इसके बाद कोफैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी एंजाइम के एक्टिव साइट पे कंबाइन होते हैं। तो कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, वो प्रोटीन के नहीं बने हुए होते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं, विच कैरीज आउट द केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड्स। कोफैक्टर्स वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं जो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी परफॉर्म नहीं कर सकते, कोफैक्टर्स वो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब कोफैक्टर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, एक होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। कोफैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब यहाँ पे पिक दी गई है, इस पिक को देखें। यहाँ पे इनएक्टिव प्रोटीन है, जब इनएक्टिव प्रोटीन में कोफैक्टर लगता है तो कोफैक्टर उसको एक्टिव करता है। विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज़ नॉट एक्टिव। यहाँ पे इनएक्टिव प्रोटीन है, यहाँ पे कोई भी कोफैक्टर नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से ये इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे कोफैक्टर नहीं लगा हुआ। जब कोफैक्टर, दूसरी पिक में देखें, जब कोफैक्टर लगता है तो ये प्रोटीन जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। L1 L2 जब एंजाइम के एक्टिव साइट पे कंबाइन होगा, बाइंडिंग साइट पे कोफैक्टर्स लग रहे हैं, बाइंडिंग साइट पे कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट्स द प्रोटीन। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी परफॉर्म होती है। एंजाइम को इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें। दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिक्वायर्स जिंक फॉर इट्स एक्टिविटी। हेक्सोकाइनेस का कोफैक्टर जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। अब एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एक एंजाइम है जिसको जिंक चाहिए, जिंक यानी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इसको चाहिए ताकि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। हेक्सोकाइनेस एंजाइम है जिसको क्या चाहिए कोफैक्टर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर चाहिए ताकि वो अपनी कैटालाइसिस कर सके। इसके बाद जो है वो है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं एंजाइम को ताकि एंजाइम अपनी प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। These are the organic molecules required for the proper activity of enzyme. Example, glycogen phosphorylase requires small organic molecule pyridoxal phosphate. अब ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम है जिसको क्या चाहिए, जिसको ऑर्गेनिक
कोफैक्टर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। तो ये दोनों टाइप्स थे कोफैक्टर्स के, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इसके मैंने एग्जांपल्स भी आपको समझाए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स भी मैंने आज आपको समझाए, और एंजाइम की एक्टिव साइट बताई क्या होती है, एंजाइम की एक्टिव साइट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको आज बताया, और इंट्रोडक्शन दिया था एंजाइम का। तो आई होप कि ये लेक्चर आज का आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आप फुल देखेंगे तो ये लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो प्लीज़ डू like, share and subscribe my YouTube channel for coming videos. Thank you.